हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जाम होना है या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है या ग्रुप डी का एग्जाम होना है या फिर किसी भी अन्य कंपटीशन का एग्जाम को आप तैयारी करते हो जिसमें जीके और जीएस का पेपर पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं या स्टैटिस जीके का क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट होगा। और इस वीडियो में कॉपी और पेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस रखते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं, और साथ में उस क्वेश्चन को भी लेकर आते हैं जो बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उनकी संभावनाएं होती है पूछने का। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि नए क्वेश्चंस को हम कैसे प्रिपेयर करके रखें। तो आपको इस वीडियो में काफी सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन करा कॉप 26 के में किए गए एक अन्य वायदे के तहत भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि, और जो भी फैक्ट्स मैं दूंगा वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि सीओपी, तो सीओपी का एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंस ऑफ पार्टी, है ना। तो ये 26वां संस्करण था और इस बैठक में भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक लक्ष्य रखा गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है 2050 यानी 2050, 2060, 2070, 2080। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है ना, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन खतरनाक है? क्योंकि ये 2050 तक भारत को ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था कि आपको दबाव बनाया जा रहा था विश्व के अन्य देशों के द्वारा कि आप 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2050 तक प्राप्त करने का ना रखकर इस लक्ष्य को रखा है 2070 तक प्राप्त करने का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दबाव तो बनाया जा रहा था कि 2050 तक आपको लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, लेकिन इसका लक्ष्य भारत ने कब निर्धारण किया? 2070 तक। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 2070 तक भारत ने लक्ष्य का निर्धारण किया है सीओपी 26 के बैठक में नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन का मतलब है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, है ना। तो ये कब निर्धारण किया गया है? 2000 ये कॉप 26 में। कॉप का मतलब आपको बता दें फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंस ऑफ पार्टी। अब आइए ये कॉप 26 का जो आयोजन किया गया ये कहाँ पे हुआ? तो ये ग्लासगो में हुआ है। कहाँ पे? ग्लासगो में हुआ। ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ग्लासगो में 26वां संस्करण इसका हुआ है। उसके बाद COP 27, इसका आयोजन करने का जो प्रस्ताव आया है वो मिस्र के पास से आया। कहाँ से आया? मिस्र के पास से। इसी को बोलते हैं इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट, याद रखिएगा। उसके बाद कॉप 28 का जो है वो यूएई के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है आयोजन करने का। तो ध्यान रखिएगा, कॉप 26 कहाँ पे होगा? ग्लासगो में। कॉप 27 कहाँ पे होगा? मिस्र, इजिप्ट में। और कॉप 28 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यूएई में होगा। अब ये कॉप का आयोजन कौन कराता है? तो कॉप का आयोजन कराता है UNFCCC, UNF ट्रिपल सी, याद रखिएगा UNF ट्रिपल सी। इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना 1992 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वान में। इसका मुख्यालय जर्मनी के वान में है ना। और इसे लागू कब से कर दिया गया? तो 1994 से इसे लागू कर दिया गया। यूएनएफसीसी के द्वारा सीओपी पहला आयोजन कब किया गया? तो ये 1995 में किया गया और ये जर्मनी की राजधानी, जर्मनी का जो शहर है बर्लिन, है ना, बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ से हमने आपको कितने सारे डेटा बताए। कॉप 26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में। कॉप 27 कहाँ होगा? मिस्र में। कॉप 28 यूएई में होगा। कॉप का आयोजन कौन करता है? तो यूएनएफसीसी के द्वारा किया जाता है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर्मवर्क, सॉरी, यूनाइटेड नेशन फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, है ना। 1992 में इसका गठन किया गया, वार्न में इसका मुख्यालय है और 1994 से इसे लागू कर दिया गया। और इसके द्वारा सीओपी फर्स्ट का आयोजन 1995 में किया गया था, बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहां से ये सारे तथ्य आपको याद रखना है, किसके द्वारा आयोजन किया गया, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से हम लिए हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए
ये COP 26 के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, यहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं हम, यही चार्ट से देखिए लिखा हुआ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिबद्धता है, यानी भारत की ओर से अपना राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP 26 में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की ओर से 5 प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत किए थे। यानी कितने प्रतिबद्धताएं इन्होंने दिया है? 5। किसमें? तो COP 26 में। उसी में से एक देखिए लास्ट वाला है कि वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्ति करना, ये भारत का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए यहीं से ये क्वेश्चन को उठाया गया था। अब ये अन्य 4 अभी और भी स्टेटमेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि 2030 तक भारत को गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को 500 गीगावाट तक ले जाना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2030 तक भारत को गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो COP 26 में, या COP 26 में 2030 तक या फिर 500 गीगावाट तक लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी के साथ आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत ने 50% ऊर्जा आवश्यकताओं में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। उसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2030 तक में भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक नहीं करना है, ये भी कमी कर देना है। उसके बाद अब से वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन की कटौती करना है। तो ये सभी लक्ष्य रखे गए हैं, 5 प्रकार के लक्ष्य हैं जो रखे गए हैं COP 26 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना ये क्वेश्चन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया भारत का। याद रखिएगा। दबाव कब तक बनाएगा? तो 50 तक। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट तथा 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है भारत में। COP 26 का बैठक का कुछ अन्य तथ्य देखिए यहाँ पे, प्रमुख तथ्य और भी क्या क्या है कि कॉम्प्रिहेंस ऑफ पार्टी का 8वां संस्करण नई दिल्ली 2002 में हुआ था। गरीब देशों के विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि भारत में पहली बार COP 8 का बैठक यानी COP का बैठक कब किया गया था? 2000 में। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कब भारत में COP यानी कॉम्प्रिहेंस ऑफ पार्टी की बैठक की गई थी? या फिर भारत में पहली बार ये एकमात्र अभी तक हुआ है यहाँ पे, तो याद रखना है। उसके बाद COP 15 याद रखना है कि ये डेनमार्क कोपेनहेगन में हुआ था। COP 21 पेरिस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुआ था। तापमान को पूर्ण औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना तथा तापमान की वृद्धि को 1.5 तक सीमित रखना, ये सभी चीजें कब का है? तो COP के इससे संबंधित ये, और ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे इसलिए मैंने इसे शामिल किया यहाँ पे। तो याद रखना है ये सारे चीज मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में हमने आपको आंसर भी बता दिया और ये सारे फैक्ट्स भी बता दिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है? यानी लोकपाल योजना चालू किया गया है अभी, ये किसके द्वारा शामिल है? लोकपाल शब्द आपको पता है कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि भारत में लोकायुक्त और लोकपाल का गठन किया गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि भारत के पहले लोकपाल कौन बनाए गए थे। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ से कह रहा है कि लोकपाल योजना जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो लोकपाल योजना जो है वो RBI के द्वारा चलाया गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया गया है। ये लोकपाल योजना का लक्ष्य क्या है कि जो ग्राहक होंगे RBI के नहीं, यानी बैंकों के जो ग्राहक होंगे उनकी शिकायत को शीघ्रता से सुनने के लिए, यानी उनकी सुनवाई तेजी से करने के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। बस ध्यान ये रखना है कि लोकपाल योजना का संबंध किससे से है, किस संगठन से? तो RBI से है। RBI के द्वारा शुरू किया गया है और इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो भी बैंकों के ग्राहक होंगे यानी जिस भी बैंक का ग्राहक होगा उन ग्राहकों की जो शिकायतें होंगी उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। RBI के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे कि RBI का एक्ट आया था 1934 में। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसका गठन किया जाता है। 1935 में जब इसका गठन होता है तब इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। लेकिन 1937 से इसका मुख्यालय कर दिया गया कहाँ पे? मुंबई में कर दिया गया। ध्यान रखना है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। और इसका गठन जो किया गया था हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे किया गया था और भीमराव अंबेडकर
बी आर अम्बेडकर का योगदान इस बैंक की स्थापना में बहुत बड़ा रहा था, योगदान रहा था बहुत, है ना। तो याद रखना है कि 1934 के एक्ट के तहत 1935 में गठन किया गया। कलकत्ता इसका प्रारंभिक मुख्यालय था। 1937 में मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई में एक गवर्नर तथा 4 अन्य गवर्नर होते हैं। पर अभी जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास, और ये 24वें गवर्नर है। पहले गवर्नर की बात करें तो ऑसवाल्ड स्मिथ। क्या नाम? ऑसवाल्ड स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। क्या नाम? सीडी देशमुख। तो ये आरबीआई से संबंधित इतना फैक्ट्स था जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें और क्या कहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसका गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष जो इसके अभी हैं आदर्श कुमार गोयल है। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और एनजीटी जो है वो पर्यावरण से संबंधित एक अदालत के रूप में काम करता है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी केस या मुकदमे होंगे वो सभी इसी अदालत के द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि अन्य अदालतों का बोझ कम किया जा सके। तो ये एनजीटी के बारे में था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित आपको जानना क्या क्या है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जब राष्ट्रीय ये 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था तो चुनाव आयोग एक सदस्य था, लेकिन 1993 से इसे कर दिया गया 3 सदस्यीय कर दिया गया, है ना। 1993 से इसे कितना सदस्य कर दिया गया? 3 सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा, याद रखिएगा, सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त के बहुत सारे काम है और भी बहुत सारे फैक्ट्स है, कितना एक ही वीडियो में बताया जाए। उसके बाद इसमें है सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 148 अनुच्छेद 148 के तहत इसका गठन किया जाता है। आइए और भी देखिए इसके संबंधित एनजीटी के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं कि एनजीटी 7 कानूनों पे सुनवाई करता है। अब देखिए ये जो अधिनियम है ना, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए हमने इस चार्ट को यहाँ पे लगाया है। देखिए जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकरण अधिनियम कब आया था? 1977 में। देखिए ध्यान रखना ये अधिनियम है और ये उपकरण अधिनियम है, ये 1977 में और ये 1974 में। ये वाला सबसे ज्यादा पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में VVI है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर वायु प्रदूषण सूचकांक अधिनियम 1981 में, खूब पूछा जाता है ये भी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। पर्यावरण अधिनियम, ये तो दोनों एक बार आ गया है ना। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में। तो ये सब क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से क्या पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए एक सामान्य नाम है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कि एसआई जो था पीटी एग्जाम हुआ इस वर्ष 2021 में 26 दिसंबर को, उसके सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो हमें है वो पीडी में मिला, प्रतियोगिता दर्पण में मिला था। ठीक है, तो वहां से इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। तो हम इस क्वेश्चन को लाने का वजह ये था कि प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें हम जब पढ़ रहे थे तो एक कंप्यूटर का टॉपिक दिया था, तो उसी में ये फैक्ट्स हमको मिला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रतियोगिता दर्पण अभी भी सबसे बेहतर मैगजीन है जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होगा। तो आप जरूर प्रतियोगिता दर्पण का सहारा लें अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या पासवर्ड चुराने के लिए अपराध के लिए एक सामान्य नाम है? तो उसका नाम दिया गया स्पूफिंग। क्या नाम दिया गया? स्पूफिंग। यानी जो पासवर्ड चुरा कर और उसके सिस्टम से सारा प्रोसेस कर लेता है उसे बोलते हैं स्पूफिंग। हैकिंग का मतलब होता है उसके सिस्टम को हैक कर लेना, यानी उसके सिस्टम के सारे डेटा को चुरा लेना, है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना ये। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है ना कि पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों में पूछा जाता था।
और अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में मिलेंगे ही। लेकिन एसआई का भी एग्जाम जब हम दिए तो इसके पीटी का जो पेपर हुआ पिछला, उसमें आपको सेकेंड शिफ्ट में हम खुद दिए थे एग्जाम, तो उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया इसी से कंप्यूटर से, जबकि कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे पहले। तो कहा नहीं जा सकता कि किस सेक्टर से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो हमने इसीलिए कंप्यूटर को भी 2-3 क्वेश्चन हर सेट में शामिल करते हैं, ताकि वो ग्रुप डी के लिए हो या फिर एनटीपीसी के लिए हो या फिर एसआई के लिए हो, वो सभी में काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया, हम जो बुक पढ़ते हैं उसी से फोटो क्लिक करके और आपके लिए लेके चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले इस थ्योरी को बताते हैं, उसके बाद आप आंसर खुद निकालिएगा। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर को ही वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है तथा वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की जो काम करता है उसी को वेब ब्राउजर बोलते हैं। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर देखिए यहाँ पे है, नेट एस्केप नेविगेटर, नेट एस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, मौजिला फायरफॉक्स, देखिए मौजिला फायरफॉक्स यहाँ पे है ऑप्शन में, देखिए मौजिला फायरफॉक्स। उसके बाद एनसीएसए मौजिला, उसके बाद ओपेरा, देखिए ओपेरा भी है यहाँ पे और फायरफॉक्स भी मिल गया। सफारी भी यहाँ पे, देखिए सफारी भी मिल गया। उसके बाद क्रोमा, तो क्रोमा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो मिला वो 3 ऑप्शन मिला। आउटलुक, यानी आउटलुक जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है ना, आउटलुक जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि ये सभी चार्ट जो देते हैं आपको, ये स्क्रीनशॉट करके आप इसे जरूर याद कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सेट प्रैक्टिस का एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है उसको लगभग सेट हम करा चुके हैं, और पिछले बार जो 2014-15 का जो था उसके भी 64 सेट का हम डिस्कशन करा चुके हैं, ग्रुप डी के एग्जाम का डिस्कशन करा चुके हैं। तो हमारे पास एक लंबा अनुभव है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सफिशियंट होगा, और इस चार्ट से आप देखिए कि आंसर क्लियर कर लीजिएगा, और एक छोटी सी बुक से ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी जो कंप्यूटर की बुक्स आती है। तो इसमें देखिए नेट वेटिंग नेविगेटर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, उसके बाद फायरफॉक्स, उसके बाद मोजेक्स, उसके बाद ओपेरा, सफारी, क्रोम, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। तो याद रखना है निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो सफारी, ओपेरा और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। आंसर क्या हो जाएगा, आउटलुक, आउटलुक वेब ब्राउजर नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमास किस देश की एक इस्लामी संगठन है। तो हमास जो है वो देखिए अभी हमास बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि इजराइल और फिलीपींस नहीं, फिलीपींस के साथ बहुत ज्यादा विवाद रहता है ना, गाजा पट्टी को लेकर। अभी हाल ही में आक्रमण कर दिया, ये हमला कर दिया था, ये क्या बोलते हैं हमास के लोग कहाँ पे, ये अल अक्सा मस्जिद पे, अल अक्सा मस्जिद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यरूशलेम में ये अल अक्सा मस्जिद पड़ता है। तो अभी ये काफी ज्यादा विवाद में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हमास किस देश का एक इस्लामी संगठन है। तो ये फिलिस्तीन का एक इस्लामी संगठन है। गाजा में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे मुख्यालय इसका, गाजा पट्टी में इसका मुख्यालय है, और 1987 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। ये देखिए ये जो हरा वाला क्षेत्र था यही फिलिस्तीन था। ये 1900 ये देखिए ये मतलब स्टार्टिंग था 1947 में। देखिए ये वाला, ये व्हाइट वाला क्षेत्र पे इजराइल का अधिकार हो गया। अभी वर्तमान में मात्र 15% क्षेत्र पे फिलिस्तीनी बचा, बाकी सारे चीज पे इजराइल का अधिकार हो गया। और देखिए यही वो क्षेत्र है जो गाजा पट्टी है, और ये वाला जो है वो भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है इजराइल की और गाजा पट्टी की भी, याद रखिएगा। इस तरफ सीरिया आपका हो जाता है। तो याद रखना हमास किस देश का एक इस्लामी संगठन है, तो ये फिलिस्तीन का है। उसके बाद आपको और भी याद रखना एक नाइजीरिया का एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन था, जिसका अबू बकर सेकाउ हेड था, वो मारा गया था। उसका नाम था क्या नाम था उसका, अबू बकर सेकाउ था, बोको हराम। क्या नाम था उसको, बोको हराम। तो याद रखना है कि नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन था बोको हराम, जिसका हेड था अबू बकर सेकाउ, जो मारा गया। तो याद रखना है कि अबू बकर सेकाउ किसका हेड था, तो बोको हराम का। या बोको हराम किस देश का एक आतंकवादी संगठन है, तो नाइजीरिया का। या नाइजीरिया का कौन सा आतंकवादी संगठन है, तो बोको हराम। याद रखना ये है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन करे कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन को हम बोलते हैं लघु संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन किनके समय में हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा
गांधी थे 1976 में हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? 11। 11वां मूल कर्तव्य कौन बना? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो याद यहाँ से क्या क्या रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ, लघु संविधान संशोधन कहते हैं। 1976 में ये हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ, मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य कौन बना? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में इसे जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ तो बात कर रहा है नीति निर्देशक तत्व की, हम तो यहाँ पे बात किए किसका? मूल कर्तव्य का। अब ये मूल कर्तव्य से संबंधित और ये मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया? तो रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। अब आइए नीति निर्देशक तत्व पे। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो है वो संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 36 से 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से संगठित करना, ये प्रावधान जो था वो पहले से ही था, बाद में तो जोड़ा गया। ये सब करा कि कौन सा नहीं जोड़ा गया है वो खोजना है हमें ना। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन है कृषि और पशुपालन जो है, आपको पता हो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 के तहत आता है ना। तो याद रखना है कि आपको कृषि और पशुपालन जो है वो पहले से ही था, बाकी सारे बाद में जोड़े गए थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे कराए महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये एक बहुत खतरनाक चीज होता है। ये जो है ये नहीं वाला जो मैटर है ना, ये लास्ट में ये बहुत खतरनाक होता है। आपको ये चीज को पॉइंट करना है। क्या होता है ना कि क्वेश्चन को हम शुरू से ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अंत छोर तक आते हैं हम क्वेश्चन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी हम ध्यान देना कम शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा कंडीशन नहीं है? तो पहला कंडीशन है कि पहले से उस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो। बिल्कुल सही है कि पहले से उस कंपनी को नवरत्न कंपनी होता है उसी को महारत्न कंपनी में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद है कि सेबी के दिशा निर्देश में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। ये भी सही है कि सेबी के दिशा निर्देश में उसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में उसे पंजीकृत होना चाहिए। अगला है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो विगत 3 वर्षों में उसका जो कंपनी है उसकी औसत सालाना टर्नओवर जो होगा वो लगभग 25,000 करोड़ होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। डी नंबर कर रहा है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी की शुद्ध लाभ 6,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नहीं, 6,000 करोड़ से नहीं, 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो ये विकल्प आपका डी नंबर विकल्प जो है वो गलत हो गया। तो याद रखना है कि महारत्न कंपनी का जो दर्जा प्राप्त करने का कंडीशन है वो ये 3 कंडीशन है और ये 5,000 नहीं, ये 6,000 नहीं, 5,000 होना चाहिए, है ना। पहले से उससे नवरत्न कंपनी का दर्जा हो, सेबी के जो है स्टॉक एक्सचेंज उससे पंजीकृत हो और सालाना टर्नओवर उसका 25,000 करोड़ हो और सालाना बोले विगत 3 वर्षों में औसत जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए और विगत 3 वर्षों में कंपनी के शुद्ध लाभ जो होना चाहिए वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अब देखिए और भी आपको महारत्न कंपनी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए देश के महारत्न कंपनियों से संबंधित हमने चार्ट लगाया है। 2021 में कुछ स्थिति बदली है महारत्न कंपनियों का। पहले महारत्न कंपनियों की जो संख्या थी वो ये महारत्न कंपनियों की जो संख्या थी अभी तो वर्तमान में कितना हो गया है? लगभग 12 हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। कितना है? 11 है। पहले 10 था, अब 11 हो गया। ये 13 था। नवरत्न कंपनी जो है वो 13 है। याद रखना कि नवरत्न कंपनी जो है, नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13, महारत्न कंपनियों की संख्या 11 और मिनी रत्न अगर पूछ देगा तो मिनी रत्न की संख्या है 73। याद रखना ये तीनों नवरत्न, महारत्न, ये महारत्न की संख्या 11, नवरत्न की संख्या 13 और मिनी रत्न की संख्या कितना हो जाएगा?
73। नवीनतम महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा ये नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये चीजें आपको याद रखना है यहाँ से कि महारत्न कंपनियों की संख्या 11, नवरत्न कंपनी 13 और मिनी रत्न कंपनी 73। नया महारत्न कंपनी कौन सा है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखना है ना। महारत्न कंपनी का दर्जा कौन देता है, तो केंद्रीय उद्यमन मंत्रालय के द्वारा यह दर्जा दिया जाता है, याद रखना ये 13 अभी वर्तमान में नवरत्न कंपनी, 11 महारत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी 73। बाकी सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर कह रहा है कि अल सल्वाडोर जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधिवत मुद्रा के रूप में मान्यता दिया है, यह देश किस महादेश में है। तो देखिए अल सल्वाडोर जो है वो अभी तो यही क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, तो अल सल्वाडोर बना। ये कौन सा महादेश में है, क्या ये उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में है या यूरोप में है। तो देखिए ये वाला जो इलाका है ये उत्तरी अमेरिका का इलाका है और नीचे में जो है वो दक्षिणी अमेरिका का इलाका है। तो लगभग हम इसे बोल सकते हैं कि ये मध्य अमेरिका में, कौन से है, मध्य अमेरिका में है, अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पे मध्य अमेरिका ऑप्शन नहीं है तो हम आंसर करेंगे उत्तरी अमेरिका को। लेकिन अगर ऑप्शन में मध्य अमेरिका भी होता तो आंसर हो जाता क्या, मध्य अमेरिका। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का देश है जिसने बिटकॉइन को मान्यता दिया है और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है प्रकाश वर्ष क्या है, क्या वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, गलत। एक वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल। वह समय जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है, ये तो लगभग 8 मिनट का समय लेता है, ये नहीं है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता है, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, बी नंबर। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी के मात्रक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में कि नूरी किसकी इकाई है। नूरी का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश के मापने की इकाई कौन सी है, तो होता है प्रकाश वर्ष, है ना। तो याद रखना है ये। आइए देखिए इससे संबंधित और भी आपको चार्ट मिलेंगे। ये किलोमीटर, ये मिलीमीटर, ये मिली, एक मील बराबर क्या होता है, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, ये दिया हुआ है। एक खगोलीय एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर और 12 किलोमीटर हो जाएगा आपको। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। तो ये चार्ट है, आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्वेश्चन ये सब आते हैं। एक मील में होता है लगभग 1.5 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाएगा, 1852 मीटर कहिए या 1.852 किलोमीटर कहिए। एक खगोलीय दूरी बराबर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाएगा 1.495 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर हो जाएगा। और एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चंस ये सारे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूध की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दूध की अपेक्षित घनत्व मापना हो या दूध की शुद्धता मापना हो, हम प्रयोग करेंगे लैक्टोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, लैक्टोमीटर का। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन लिख देता कि घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वायु में घनत्व अगर मापना हो तो उसके लिए हम करेंगे हाइड्रोमीटर का। लेकिन आर्द्रता मापना हो, आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, है ना। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के तापों को मापने के लिए। तो याद रखना है कि घनत्व अगर पूछेगा वायु में घनत्व मापने के लिए तो हाइड्रोमीटर, दूध की घनत्व या दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, और हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वह निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। यानी अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अचानक लुप्त हो जाए तो दिए गए परिणामों में कौन सा सही होगा। वस्तु का भार शून्य, इस प्रकार से नहीं, शून्य ऐसे लिखाएगा, हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल सही है, भार में कोई भार जो है ना वो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही ऑप्शन सही है, ए नंबर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। यही सही हो गया तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। भार शून्य हो जाएगा, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण आपका लुप्त हो जाएगा तो भार जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान में उसका कोई परिवर्तन, जो द्रव्यमान है वही रह जाएगा उसका। आइए अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर के बाद 12 नंबर करा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक आपको कंसेप्ट देते हैं, इससे आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए अर्धचालक,
अर्ध चालक का ताप अगर बढ़ाइएगा तो इसकी चालकता बढ़ेगी। बस यही टर्म आपको याद रखना है। अगर ये चीज आप याद रखिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने से चालकता बढ़ाए भाई साहब, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अर्धचालक का ये हाल है तो यही अगर चालक रहे, यहाँ पे चालक, और इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्धचालक का उल्टा हो जाएगा। तो चालकता क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगा? घटेगा। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो सिर्फ आपको ये वाला टर्म याद रखना है कि अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा, अर्धचालक का तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रतिरोध इसका उल्टा होगा, घटेगा। और जो घटना अर्धचालक में हो रहा है उसका उल्टा घटना घटेगा चालक में। तो क्वेश्चन में करा है किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, यानी देखिए अर्धचालक है ये और इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर, घटेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि प्लास्टिक का कौन सा गैस उत्पन्न करता है, यानी प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्सर्जन होता है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीएथिलीन। तो प्लास्टिक से जो गैस निकलता है वो पॉलीएथिलीन नामक गैस निकलता है। याद रखिएगा कौन सा गैस निकलता है? पॉलीएथिलीन नामक गैस निकलता है। आइए अगले क्वेश्चन पे 14 नंबर कर विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है। अब देखिए एसआई के पीटी में हमसे ही हमारे सेट में ही क्वेश्चन मिला था कि कौन सा रक्त को थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है। उसमें ऑप्शन था कैल्शियम, और कैल्शियम मदद करता है थक्का बनाने में। तो याद रखिएगा रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के तो जिम्मेवार है ही, है ना, विटामिन के जिम्मेवार है, और साथ में कैल्शियम। याद रखना है कैल्शियम भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो याद रखना यहाँ से विटामिन से संबंधित कल भी आपको हम बहुत सारे चीज बताए थे वीडियो में, देखिएगा उसे भी। आइए आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमने काफी सारा विटामिन से संबंधित फैक्ट्स लगा रखे हैं। विटामिन देखिए ये चार्ट कहाँ से लाए? ये लूसेंट है जो हम पढ़े हैं। और देखिए कितना हम लाइन वाइन खींच के रखते हैं बुक पे, पूरा बुक को एकदम गेद के रखते हैं। ये नहीं कि एकदम साफ सुथरा रखना है, जितना बार हो सके उतना बार राउंड कीजिए तब चीजें याद होगी। तो देखिए विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 में, किया था। कार्बनिक यौगिक है, ये उपचयन अभिक्रिया में भाग लेता है। यह एक रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। जल में आते 2 प्रकार के विटामिन होते हैं घुलनशील के आधार पर। जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है? तो बी और सी है। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और बाकी सारे जो है वो वसा में घुलनशील है ना। उसके बाद देखिए विटामिन ए नेत्र, हड्डी, शरीर में रक्षा प्रणाली में काम आता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसमें गामा किरण उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर का संश्लेषण हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता है, परंतु विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। देखिए ये लिखा हुआ है विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरण द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल यानी एग्रीस्ट्रिरॉल के द्वारा होता है। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो कोलम में होता है। देखिए विटामिन डी को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं लूसेंट में, यार आप पढ़ सकते हो यहाँ से। यहाँ पे देखिए हमने ये चार्ट लगाया कि विटामिन किस विटामिन को क्या रासायनिक नाम है, उनसे कौन सा रोग होता है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 करा है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारी जो है वो श्वसन किस प्रकार से करते हैं, किससे करते हैं? क्या वो क्लोम से करते हैं, श्वास नली से करते हैं, त्वचा से करते हैं, या फिर फेफड़ा से करते हैं? देखिए यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। क्या वो श्वास नली से? श्वास नली से सांस जाता है उसके अंदर, लेकिन श्वसन की क्रिया जो होती है वो फेफड़ा से होता है। किससे होता है? फेफड़ा से होता है। याद रखिएगा किससे होता है? फेफड़ा से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन करा कि किस प्रणाली में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, यानी कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें कौन सा ऐसा प्राणी के जीव द्रव है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो विलुप्त हो जाता है, नहीं होता है, यानी कम के बराबर होता है। तो वो है केचुआ। किसमें होता है? केचुआ। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को, उर्वरक शक्ति मिट्टी को बढ़ाती है ये। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया विषाणु वायरस द्वारा होने वाला रोग। तो एड्स है, डेंगू है, पीलिया है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलसोत है, खसरा है, ट्रिकोमा है, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया बोलते हैं, रेबीज है, मेंजाइटिस है, हर्पिस है। ये सभी बीमारी किससे होते हैं? वायरस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस या पीलिया, और यहाँ पे हेपेटाइटिस और पीलिया कह रहा है कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस या पीलिया वो वायरस से होता है।
आपका डिप्थेरिया और ये डिप्थेरिया और हैजा, ये दोनों जो हैं वो जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। और मलेरिया जो है वो परजीवी से होता है। किससे होता है? परजीवी से होता है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे चार्ट आपको दे दिए एड्स और ये सभी जो दिया गया है चार्ट आप याद रख सकते हैं इससे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस पीलिया यकृत को प्रभावित करता है ये। चलिए आइए आगे। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको मानव रोग से संबंधित सारे तथ्य लगा दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं खूब शौक से। देखिए यहाँ पे मैकुलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द को दिया था। उसके बाद और भी बहुत सारे परजीवी से, देखिए मलेरिया जो है वो परजीवी से होता है, आपका पीछे का क्वेश्चन में था, ये जीवाणु से संबंधित है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो ये जो उपदेश दिए थे वो बिंबिसार के समय में दिए थे। किसके समय में दिए थे? बिंबिसार के समय में दिए थे। महावीर और बुद्ध दोनों का उपदेश जो था वो बिंबिसार में दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन करा है कि राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो दिया गया था तो जमाल शाह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जमाल शाह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा राजा रंजीत सिंह को उपाधि दिया गया था? तो जमाल शाह के द्वारा दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन के पे करा है 20 नंबर के भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। और महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया लिया कहां से गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने के लिए आपको ये राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। और लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कोई भी ला सकता है महाभियोग प्रक्रिया। जो सदन लाएगा उसका वो अगर पारित करता है तो अगला सदन इसकी जांच करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून झील एक लैगून नहीं है? तो लैगून झील कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। कौन सा झील एक लैगून झील नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पेरियार। और ये कहाँ पे पड़ता है? केरल का है। ये केरल का झील है पेरियार। बाकी अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का उड़ीसा में, और आपका अष्टमुडीज ये भी आपका पड़ जाता है। ये भी आपको केरला में ही हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की गलवान घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो आपको पता है गलवान घाटी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये आपका लद्दाख में है। आपका ये सिक्किम का एक क्षेत्र जो था चर्चा में रहता था, ये था डोकालाम, डोकालाम क्षेत्र। तो याद रखिएगा ये, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में हम थोड़ा बढ़ जा रहे हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, तो कितना एक ही वीडियो में बताया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 के पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अमेरिका ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में हमने भी देखा है। उसके बाद राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा, स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। एसआई के एग्जाम में या फिर एनटीपीसी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अमेरिका शीर्ष नंबर पे रहा है और उसने 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। भारत ने 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 सिल्वर, टोटल 7 मेडल ये जीता है भारत ने। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत रहा है 48वें नंबर पर, शीर्ष स्थान पे अमेरिका रहा है। और अगला क्वेश्चन 24 नंबर करा है रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है? रुद्रेश्वर मंदिर जो है वो तेलंगाना में, इसी को बोलते हैं रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। और इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। याद रखना ये रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, इसी को लिवर बोलते हैं, इसी को जिगर, इसी को कलेजा बोलते हैं, है ना। और ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ही था आज के क्वेश्चंस में। तो अभी तो बहुत सारी चीज थे बताने इसमें, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर आप भी देख नहीं पाओगे। तो और भी सारे चीज धीरे धीरे कंटेंट और भी शामिल करते जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और भी क्या आपको चाहिए या फिर किस प्रकार के और वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।